हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। आज मैं अपनी जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया, जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट दैट आर गोइंग टू अंडरटेक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इन जून 2023, उनके लिए मैं अपनी थर्ड क्लास लेके आया हूँ, जिसमें शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूजीसी के एग्ज़ाम में कॉमर्स के पेपर 2 में आएंगे या इनके अराउंड ही एनटीए आपको क्वेश्चंस पुट करेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी थर्ड क्लास, जिसमें आज अगेन हम 7 to 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो एनटीए ने कभी ना कभी तो पूछे हैं या फ्यूचर में कभी ना कभी तो वो पूछेगा ही। सो लेट्स बिगिन अवर क्लास नंबर 3। फर्स्ट टॉपिक आता है नॉन टैरिफ बैरियर्स का। अब ये नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? सो लेट्स हैव अ लुक। ट्रेड बैरियर्स दैट रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू मैकेनिज्म अदर देन टैरिफ टैक्सेस। बेसिकली देखो, ये वो ट्रेड बैरियर्स हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज हो, उसको रिस्ट्रिक्ट करती है थ्रू मैकेनिज्म्स अदर देन टैरिफ, यानी जिसे हम टैक्सेस कह देते हैं। सिंपली वो कहना क्या चाहते हैं, देखो ट्रेड को तो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बट इसमें अब टैक्सेस का यूज नहीं किया जाता, वो मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं दैट आर अदर देन दी टैक्सेस। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें रेगुलेशंस हो गई, पॉलिसीज हो गई, प्रोसीजर्स हो गए जो ट्रेड फ्लोस को अफेक्ट करते हैं, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। अब जो ये है, इनको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, सेफ्टी इंश्योर करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एड्रेस करना, या अदर पॉलिसी फॉर द सेक ऑफ अदर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। आगे इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स की रेगुलेशंस आती हैं, हम उन रेगुलेशंस को स्टडी करेंगे। So let's have a look at our first regulation, that is phytosanitary regulations। देखो, ये वो regulations है जिनका मेन एम है ह्यूमन, एनिमल और प्लांट हेल्थ को प्रोटेक्ट करना by preventing the introduction and spread of pests and diseases। अब उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? जो आपके पेस्ट हैं और डिसीजेस हैं, उनकी इंट्रोडक्शन को प्रिवेंट करना। ओके, नेक्स्ट जो ये रेगुलेशन है, ये मे रिक्वायर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, ट्रीटमेंट और क्वारंटाइन ऑफ इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। देखो, अगर हम इंडिया में कोई भी गुड बेसिकली इंपोर्ट किया जाता है या कोई सर्विसेज इंपोर्ट की जाती है दैट इज इन एनी वे हार्मफुल टू ह्यूमन, एनिमल और प्लांट है, उसको फर्स्ट क्वारंटाइन किया जाता है। अगर तो वो ठीक है देन उसे पास ऑन कर दिया जाता है। अगर उसमें उसकी अच्छे से इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की जाती है, अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसका डिजायर्ड ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इवन जो ये फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं, ये पर्टिकुलरली क्यों, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एग्रीकल्चर और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए। यही जो मेन यूजीसी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, कौन सी रेगुलेशंस प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए मैंडेटरी होती हैं। अब ये वो प्लांट बेस्ड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं दैट कैरी पेस्ट और डिजीजेस दैट कैन हार्म द एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री। सेकेंड जो रेगुलेशंस आती हैं दैट इज सैनिटरी रेगुलेशंस। जो सैनिटरी रेगुलेशन है, इनका जो फोकस है प्रोटेक्टिंग ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ बाय इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। सेकेंड जो ये रेगुलेशन है, ये में रिक्वायरमेंट्स जो इसकी मेन आती है वो है इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना, सर्टिफिकेशन करना, लेबलिंग होगी, पैकेजिंग हो रही, और इवन स्टोरेज कंडीशंस जो इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स की हैं। सैनिटरी मेजर्स आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग दैट फूड प्रोडक्ट्स मीट सर्टेन। अब देखो, इसका मेन मकसद क्या है? ये क्या इंश्योर करती है, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे और वो किसी भी तरीके का कंज्यूमर को हेल्थ रिस्क पोज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड रेगुलेशंस आती हैं इसके अंडर नॉन टैरिफ बैरियर के, वो आती हैं कम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन। देखो, वर्ड ही क्लियर करता है, जो ये कम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन है, ये वो रेगुलेशंस हैं जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को फुलफिल करनी पड़ती है। उनको प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करवाना पड़ता है, सर्विसेज को रजिस्टर करवाना पड़ता है अथॉरिटीज़ के साथ जब वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इवन जो इनमें इंक्लूड है दैट इज वेरियस डॉक्यूमेंटेशन, फीस हो गई, लाइसेंसेस हो गए, परमिट्स हो गए, अप्रूवल्स हो गए। अब जो ये कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स हैं, ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स हैं या डिलेस हैं, उनको इंक्रीज करते हैं बिजनेसेस के लिए। उससे क्या होता है, जो हमारी ट्रेड की एफिशिएंसी है वो अफेक्ट होती है। नेक्स्ट फोर्थ आती है डाटा रिस्ट्रिक्टिव कस्टम प्रोसीजर्स। अब जो देखो,
रिस्ट्रिक्टिव कस्टम प्रोसीजर है, इनमें डिलेस हो गया, कॉस्ट होगी, अनसर्टेनिटीज होती हैं, ये एक फ्रीक्वेंट चीज़ है गुड्स को क्लियर कराने में थ्रू कस्टम्स में। अब जो ये प्रोसीजर है इनमें डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन, वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन या जहाँ से वो चीज़ ओरिजिन हो रहा है उसका उसकी डिटर्मिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो रिस्ट्रिक्टिव कस्टम प्रोसीजर है इंपोर्ट ट्रेड के, ये इन एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को इंक्रीज करते हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसेस में कॉस्ट को बिल्डअप करते हैं। अब जी देखो जो मैंने आपको डिटेल में बताए हैं ये है नॉन टैरिफ बैरियर। देखो इनमें से किसी में भी टैक्सेस का कोई लेना देना नहीं है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट थ्रू इंप्लीमेंटिंग वेरियस रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स वगैरह वगैरह। होप सो आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज नेम्ड एज हेक्सर-ओहलिन थ्योरी। अब देखो जो हेक्सर-ओहलिन थ्योरी है इसे हम फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं। बेसिकली ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है जिसकी कंपैरेटिव जो हमें कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में बताती है इन द इंटरनेशनल ट्रेड। इसे 20th सेंचुरी में एली हेक्सर और बर्टलिन ओहलिन ने डेवलप किया था। इसका जो मेन फोकस है ऑन द रोल ऑफ फैक्टर इंडोमेंट्स एंड फैक्टर इंटेंसिटी। दो चीजें हैं, एक फैक्टर इंडोमेंट होगी, एक फैक्टर इंटेंसिटी होगी, जो डिटरमाइन करते हैं कंट्री की कंपिटिटिव एडवांटेज और उसके पैटर्न ऑफ ट्रेड्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी फैक्टर इंडोमेंट्स क्या होता है। देखो जो हमारी फैक्टर इंडोमेंट्स है ये किसी भी हमारे सोर्स के यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की चाहे अबंडेंस हो चाहे स्कार्सिटी हो। अब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। अब जो कंट्रीज मेन होती हैं दीज आर करेक्टरिस्टिक्स बाय डिफरेंट फैक्टर इंडोमेंट्स। हर कंट्री के पास अपना कोई ना कोई सोर्स है, कोई सोर्स उसका अबंडेंस में होगा, कोई सोर्स उसका डेफिशिएंट में होगा। अब जो ये फैक्टर्स हैं इनको दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, लेबर इंटेंसिव होते हैं और सेकंड कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर इंटेंसिटी। These refers to relative amount of factors of production that are required to produce a good or service। अगर हम कोई गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विस को रेंडर कर रहे हैं उसे फुलफिल करने में कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट यूज होता है वो हमें फैक्टर इंटेंसिटीज बनाती है। अब इनके भी दो तरीके की क्लासिफिकेशन, एक होती है लेबर इंटेंसिव, सेकंड होती है कैपिटल इंटेंसिव। देखो जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं उनको में लेबर ज्यादा चाहिए एज कंपैरेटिव टू कैपिटल, और जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स में उनमें कैपिटल ज्यादा चाहिए एज कंपैरेटिव टू लेबर। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ड कंपैरेटिव एडवांटेज। अब ये कंपैरेटिव एडवांटेज होता है अकॉर्डिंग टू हेक्सर-ओहलिन थ्योरी, कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज देयर अबंडेंट एंड चीप फैक्टर्स मोर इंटेंसिवली। देखो इस थ्योरी का हेक्सर-ओहलिन थ्योरी का क्या कहना था, वो ये कहते थे जो कंट्रीज के जिनके पास अबंडेंट रिसोर्सेज हैं और जो उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चीप रेट पे प्रोवाइडेबल है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। अब जो कंट्रीज जिनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्कार्स हैं और एक्सपेंसिव हैं वो कंट्रीज उन गुड्स को इंपोर्ट करेंगी जिनके लिए वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाते हैं। अब ये इसका फायदा क्या है, जो ये कंपैरेटिव एडवांटेज है कंट्रीज को अलाउ करती है स्पेशलाइजेशन में इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दैट अलाइन विद देयर फैक्टर इंडोमेंट्स। देखो अगर कोई भी कंट्री अपने ही फैक्टर इंडोमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन करती है वो उसमें अच्छी एफिशिएंसी और आउटपुट अचीव कर सकती है। जो इस थ्योरी में नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। अब इसका क्या कहना है, बेसिकली इट प्रेडिक्ट्स दैट ट्रेड बेस्ड ऑन फैक्टर इंडोमेंट्स विल लीड टू इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइस। देखो अगर तो हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, अगर उसके बेसिस पूरे हमारे फैक्टर इंडोमेंट्स पे है तो उसका क्या फायदा होगा, वो फैक्टर प्राइसेस की इक्वलाइजेशन में हेल्प आउट करेगा। अगर तो कंट्रीज विद एन अबंडेंस ऑफ फैक्टर विल सी अ डिक्रीज इन प्राइस। अब जिन कंट्रीज के पास कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अबंडेंस है वो क्या नोटिस करेंगे कि उनके प्राइस में डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। अब जिन कंट्रीज में किसी भी फैक्टर्स की स्कार्सिटी है वो क्या नोटिस करेंगे, उनके प्राइस में पर्टिकुलर गुड के प्राइस में इंक्रीज होगा और उनको ज्यादा को ज्यादा इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे जो इंपोर्ट भी उनके प्राइस इंक्रीज में कंट्रीब्यूट करेगा। सो नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट चीज, उन्होंने क्या कहा, स्टोल्फर-सैमुएल्सन थ्योरम। अब ये क्या था, ये एक्सटेंशन थी हेक्सर-ओहलिन थ्योरी की। इसमें बेसिकली क्या कहा था, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट
ट्रेड कैन हैव अ डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट्स विद इन कंट्री। देखो जो ट्रेड करती हैं, जो भी ट्रेड किया जाता है, इसके ना डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट्स हो सकते हैं कंट्रीज के बीच में। इन अ लेबर अबंडेंट कंट्री ट्रेड में बेनिफिट लेबर एंड हार्म कैपिटल ऑनर। देखो अगर तो कंट्री टोटली लेबर पे डिपेंड करती हैं या लेबर उसमें अबंडेंस है, उसमें जो ट्रेड है ना वो लेबर को बेनिफिट करेगा और कैपिटल ओनर्स को हार्म करेगा। और अगर यही मैं बात करूं कैपिटल अबंडेंट कंट्री के, उसमें जो कैपिटल ओनर्स है वो बेनिफिट में रहेंगे और जो लेबर ओनर्स है उनको ड्रॉबैक किसी ना किसी तरीके से फेस करना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट इसकी क्या आती है, अजम्पशंस और क्रिटिसिज्म। अब जो ये हेक्सर-ओलिन की थ्योरी थी ये क्या अज्यूम करती है, एक तो परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, सेकेंड फैक्टर इमोबिलिटी होनी चाहिए बिटवीन इंडस्ट्रीज, और थर्ड आइडेंटिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज ही यूज की जानी चाहिए। अब जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्या आर्गू किया, वो कह रहे थे दिस थ्योरी ओवर सिंप्लीफाइज द रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी सच एज डिफरेंसेस इन टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स एंड नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहना क्या वो चाहते हैं, देखो जो रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, उन्हें ये ओवर सिंप्लीफाई कर रही है। जैसे डिफरेंसेस हो गए टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गए या आपके नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। सो ये थी डिटेल में ओलिन की थ्योरी, बेसिकली हेक्सर-ओलिन की थ्योरी, जो आपको बताती है कि कंट्रीज किस तरीके से कंपैरेटिव एडवांटेज रिसीव कर सकती है थ्रू फैक्टर इंडोमेंट्स एंड फैक्टर इंटेंसिटी। होप सो आपके ये सेकंड टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। फ्रेंड्स अगर आपको जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के कॉमर्स पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर जून 2023, उनको अगर मेरा इनिशिएटिव अच्छा रहेगा एज दिस मैं वो टॉपिक्स करवा रहा हूं, मैंने वो सीरीज स्टार्ट किया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर में 100% श्योर टॉपिक ये कवर किया जा ही सकता है। सो अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस को कंडक्ट कर रहा हूँ, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको नेसेसिटी है वो इसका बेनिफिट ले सके। सो मूव ऑन करते हैं हम अपने टॉपिक नंबर 3 पे, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, FTAs। अब ट्रेड एग्रीमेंट्स दैट प्रोवाइड प्रेफरेंशियल एक्सेस एंड लोअर और जीरो टैरिफ्स ऑन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड पार्टनर कंट्रीज। देखो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है ये इंडिया करता है विद अपनी कोई भी कंट्री के साथ। अब जब ये ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है इसका फायदा क्या है, देखो ये प्रेफरेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है और लोअर और जीरो टैरिफ्स की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है जब हम ट्रेड करते हैं गुड्स और सर्विसेज में। अब जो इंडिया एक्ट, उसने अभी तक 13 फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं विद डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इनका जो मेन है दैट इज टू इनहैंस बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोस। यानी बायलैटरल ट्रेड मींस दोनों कंट्रीज की साइड से ट्रेड। इंडिया सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड कर रहा है, वो बायलैटरल एग्रीमेंट में एंटर कर गया, सो दैट विल बी अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे इन्वेस्टमेंट फ्लोस इनकरेज होते हैं, जो हमारी डोमेस्टिक यानी बेसिकली हमारी एक्सपोर्ट मार्केट है वो डाइवर्सिफाई होती है, जो प्रोडक्ट्स की है वो फॉरेन के मार्केट्स में जाके सेल आउट होते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। अब हम स्टडी करेंगे कुछ ऐसे फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो इंडिया ने कंडक्ट किए हुए हैं, जो एनटीए ने क्वेश्चन इनकी एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो सबसे पहले आता है दैट इज सेपा, CEPA, इंडिया यूए यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखो जो ये एग्रीमेंट था इसे 2022 फरवरी में साइन किया गया था और ये मई 2022 में फोर्स में आ गया था। जो ये एग्रीमेंट था ये क्या कवर करता था, गुड्स करता था, सर्विसेज होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, इकोनॉमिक कॉपरेशन होगी एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट होगी। इसका जो मेन एम था बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लोस को इनहेंस करना, एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करना। इसका जो मेन फोकस था वो कौन से सेक्टर्स पे था, वो था टेक्सटाइल्स पे, केमिकल्स थे, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज AIECTA, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसको जब 2023 में साइन किया जाएगा दिसंबर में, जो कि 2024 जनवरी में फोर्स विल कम इनटू फोर्स। अब जो ये एग्रीमेंट कवर करेगा वो होगा गुड्स होंगे, सर्विसेज होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, ई कॉमर्स होगा, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होगी, डिस्प्यूट सेटलमेंट होगी। इसका भी जो मेन एम था बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को इनहेंस करना,
इनोवेशन को प्रमोट करना, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना बिटवीन बोथ द कंट्रीज, इकोनॉमिक कॉपरेशन को फॉस्टर करना। जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ ट्रेड। अब इसका क्या मीन है, देखो ये अक्टूबर 2009 में साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, दैट केम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 2010। इसका जो मेन कवरेज एरिया था दैट वाज गुड्स हो गए, रूल्स ऑफ ओरिजिन हो गए, कस्टम्स कॉपरेशन हो गई, सेफगार्ड्स हो गए, इवन डिस्प्यूट सेटलमेंट वाज अ पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। इसका मेन अगेन सेम एम था, बायलैटरल ट्रेड और ट्रांजिट को फैसिलिटेट करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इकोनॉमिक कॉपरेशन को इनहेंस करना। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एग्रीमेंट दैट इज इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट दैट इज CECA। इसको बेसिकली जून 2005 में साइन किया गया था और अगस्त 2005 में ये फोर्स में आ गया था। जो ये कवर करता है, ये करता है गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, कस्टम कॉपरेशन हो गए, कंपटीशन पॉलिसी हो गई, डिस्प्यूट सेटलमेंट हो गया। इसका जो मेन एम था वो बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करना था, दोनों कंट्रीज के बीच मार्केट के एक्सेस को एक्सपेंड करना था, कॉम्पिटिटिवनेस को इनहेंस करना था, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को फोस्टर करना था। सो अभी तक मैंने आपको 3 टॉपिक्स डिटेल में करवाए, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इन टॉपिक्स के रिलेटेड यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसकी एक और वीडियो बना के आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक नंबर 4 दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो कि FTB 2015-20 गया। देखो इसका ये एक तरीके का पॉलिसी फ्रेमवर्क था, गो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज इंडिया में जो हो रही है उनको गवर्न करती थी। इसका जो मेन एम था ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्ट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इनहेंस करना। अब गवर्नमेंट ने वैसे तो ये 2015-20 थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बट इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंशन भी दी थी ड्यू टू मल्टीपल रीजन। सो देखो जो गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार एक्सटेंशन को 2015 एंड 20 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 6 मंथ से इंक्रीज किया, जो इसके लास्ट डेट थी आफ्टर एक्सटेंशन दैट वाज मार्च 31, 2020 थी। अब जो ये एक्सटेंशन की गई थी 6 मंथ की, ये की गई थी ड्यू टू वोलेटाइल ग्लोबल इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन। देखो इसकी ये तो एक फर्स्ट, इवन इसको सेकेंड एक्सटेंशन भी दी गई थी विच वॉज अर्लियर एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर टिल मार्च 31, 2020 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। देखो जो मेन इसका था 31 मार्च 2020 को था, सबसे पहले गवर्नमेंट ने इसको 1 ईयर से एक्सटेंड किया अप टू 31 मार्च 2021 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको 6 मंथ से और एक्सटेंड कर दिया था 29 सितंबर को अप टू 31 मार्च 2022। सो ये थी हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट जो एनटीए ने पूछा ही पूछा है, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। So let's move on to our topic number 5 that is Indian Accounting Standard IND-AS। अब जो देखो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को और कंपनीज की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को गवर्न करती हैं इंडिया में। जो ये है इनको कन्वर्ज कर दिया गया था IFRS से, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड को स्टडी करने जा रहे हैं जो एनटीए ने पूछे हैं और जो एनटीए आगे फ्यूचर के क्वेश्चंस में पूछ सकता है। सो सबसे पहले आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21। अब जो ये स्टैंडर्ड था ये डील किसके साथ करता था, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट्स चेंज हो रहे हैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या इंपैक्ट पड़ता है। प्रिस्क्राइब्स, इसका मेन काम क्या था, ये प्रिस्क्राइब करता था हाउ टू अकाउंट फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड फॉरेन ऑपरेशन। आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या बिजनेस में अगर आप कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फॉरेन ऑपरेशंस कर रहे हो यानी एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हो, उसको आप कैसे अकाउंट करोगे। अब इसका मेन सेकेंड जो थर्ड कारण था प्रोवाइड करना गाइडेंस को ऑन ट्रांसलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी एंड डिस्क्लोजिंग द इफेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। सो नेक्स्ट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो डील करता था विद एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं, वेजेस होगी, सैलरीज होगी, पेंशन होगी, बोनसेस। अब जो इसकी मेन प्रिस्क्रिप्शन थी ये थी हाउ टू अकाउंट फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। आपने अगर आपके जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट उसको कैसे अकाउंट करना है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए या इसके अलावा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, टर्मिनेशन बेनिफिट्स, उनके साथ कैसे डील करना है, वो उसकी डिटेल हमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 प्रोवाइड करता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 150 जो कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन के साथ डील करता है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर्स। इसका जो मेन प्रिस्क्रिप्शन क्राइटेरिया था वो ये था, ये एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है
फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू बेस्ड ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यानी कि अगर हम अपनी परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके कस्टमर को कोई भी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, उससे जो हमें रेवेन्यू अर्न हो रहा है उसको हमें किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना, वो हमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटेल में बताता था। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टैंडर्ड, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ डील करता है इंक्लूडिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अब जो देखो ये इसका मेन क्या काम है, अकाउंट हमें ये अकाउंटेंट को ये बताता है कि आपने अगर आप कोई बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो या ग्रुप ऑफ एसेट्स को एक्वायर कर रहे हो, उसको किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना है। इवन ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है मेजरिंग गुडविल और गेन फ्रॉम अ बार्गेन परचेज। अगर हम कोई एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं या मर्ज कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ, अगर हमें उसमें कोई मेजरिंग गुडविल में या कोई भी गेन होता है उसको किस तरीके से अकाउंट किया जाता है और इसकी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन की रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 पूरा डिटेल में अकाउंटेंट्स को बताता है। यहां तक हमारे 5 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, मेरी सीरीज आपको नॉलेजेबल लग रही है, जो कि होंगी 100%, क्योंकि जो मैंने ये सीरीज प्रोवाइड किया इसमें 100% शॉर्ट टॉपिक्स है। आप चाहे खुद क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स के उठा लो, एनटीए ने इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही हुआ है और फ्यूचर में भी इसके अराउंड ही पूछेगा। सो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। सो मूव ऑन करते हैं हम अपने टॉपिक नंबर 6 में, जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। देखो हमने +1 में जब हम कॉमर्स की स्टार्टिंग करते हैं तो आपकी शुरुआत ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से होती है। जो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये बेसिक रूल्स होते हैं, अजम्पशंस होगी, प्रिंसिपल्स होके जो पैरामीटर्स और कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर अकाउंटिंग पूरी ऑपरेट करती है। अब ये हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, मेजर करने के लिए एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। अब इसमें हम कुछ ऐसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन समझेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। सबसे पहले आती है कंजर्वेशन कन्वेंशन, जिसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। देखो इसका क्या कहना था, ये कहता है जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उन्हें ना कॉशियस और प्रूडेंट रहना पड़ेगा जब वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। उन्हें इनकम और एसेट्स की ओवर स्टेटमेंट को अवॉइड करना पड़ेगा और जो एक्सपेंसेस और लायबिलिटी की अंडर स्टेटमेंट उसे भी अवॉइड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखो ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता था, हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन पे बिजनेस पे पड़ते हैं, दैट इज एक डेबिट और एक क्रेडिट। और जो ये डेबिट एंड क्रेडिट है ये हमेशा ऑपोजिट एंड इक्वल होते हैं। इसे ही हम अपनी डबल एंट्री बुक कीपिंग का मेन एस्पेक्ट कहते हैं और इसे ही डबल एंट्री बुक कीपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखो इस कॉन्सेप्ट का क्या कहना था, अकाउंट्स में वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिसे हम मनी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जितने भी हमारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हमें मॉनेटरी वैल्यू में नहीं कंसीडर किया जाता, उन्हें हम अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं है। जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का क्या कहना है, रेवेन्यू हम तब ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं चाहे जब हमने अपना गुड्स सेल कर दिया है और सर्विस रेंडर कर दिया है, चाहे कैश हमें ऑन द स्पॉट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमने अपने गुड्स को बेच दिया, सर्विसेज को रेंडर कर दिया तो उसी वक्त ही हम अपनी अकाउंट्स की बुक में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसे बेसिकली एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, जो कि मेन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जिसपे पूरा अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट रिवॉल्व अराउंड करता है। लेट्स लुक एट आवर टॉपिक नंबर 7 दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज, देयर एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो इकोनॉमिक सिस्टम है मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, ट्रेडिशनल, कमांड, मार्केट एंड मिक्स। सो लेट्स हैव लुक एट सम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आती है मैक्रो इकोनॉमिक। ये वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो स्टडी करती है बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। एक टाइम पे एग्रीगेट लेवल पे पूरी इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है। इसमें जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं वो आ जाके लाइक अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इन्फ्लेशन होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, ट्रेड हो गया, बिजनेस साइकिल्स हो गया। इसके जो की एस्पेक्ट है दैट इज स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल आउटपुट, इनकम एंड वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट हमारी आती है डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, जिसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो फैक्चुअल डाटा और इंपेरिकल एविडेंसेस को यूज करती है डिस्क्राइब और एनालाइज करने के लिए कोई भी इकोनॉमिक फिनोमिना। ये वैल्यू जजमेंट्स और पॉलिसी रिकमेंडेशंस में इनको इन्वॉल्व नहीं करती है।
नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसे हम प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब ये वो ब्रांच है जो एथिकल प्रिंसिपल्स और वैल्यू जजमेंट को यूज करती है इवेल्युएट करने के लिए और इकोनॉमिक पॉलिसी और आउटकम्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए। अब इसमें ओपिनियंस और सब्जेक्टिव जजमेंट को अच्छी खासी जगह दी गई है अबाउट व्हाट शुड बी और टू बी डन, ये इसे चीज़ों को कंसीडर करती है। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है इंडिविजुअल कंज्यूमर को, फर्म्स को और उनके डिसीजन के, और वो अपने कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, वो हम सारा कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। जो मेन टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं वो आ गया डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया। अब ये इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, प्राइस हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया एंड मार्केट फेलियर हो गया। सो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक फॉर द क्लास नंबर 3, दैट इज टॉपिक नंबर 8, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्या मेजर करती है, ये मेजर करती है हाउ रिस्पॉन्सिव द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड और सर्विस टू चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% से प्राइस चेंज हो रहा है तो उसकी डिमांड में पर्टिकुलर गुड की कितने परसेंटेज चेंज आ रहा है, वो बराबर 10% आ रहा है, 10% से ऊपर जा रहा है या 10% से नीचे जा रहा है, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करके बताएगी। ये बेसिकली परसेंटेज चेंज को मेजर करती है इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो नेक्स्ट हमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हम उन प्रोडक्ट्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सॉल्ट। अब देखो जो ये सॉल्ट है ये इसकी जो इलास्टिसिटी है वेरी लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, बिकॉज जो डिमांड है सॉल्ट की वो चेंज नहीं होती है एज उसका प्राइस जब चेंज होगा, क्योंकि ये एक बेसिक नेसेसिटी है और सॉल्ट का इवन कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है। इवन कंज्यूमर अपनी इस इनकम का बिल्कुल स्मॉल पोर्शन सॉल्ट पे स्पेंड करता है। सो अगर इसके प्राइस में कोई फ्लक्चुएशंस आते भी है तब भी कंज्यूमर इसे कंज्यूम करता ही एज इट इज। सेकेंड जो हमारा प्रोडक्ट आता है दैट इज सिगरेट। देखो ऑल्दो सिगरेट्स की डिमांड है इलास्टिसिटी वो पॉजिटिव होती है बट वो लो होती है, ठीक है। जो इसकी डिमांड है वो स्लाइटली डिक्रीज करेगी अगर प्राइस इंक्रीज होगा। जो ये बेसिकली सिगरेट है ये ना एडिक्टिव गुड्स है, सो इसके कई बार ना देखो एक तरीके का नशा है, इसके सम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं और इस पे कंज्यूमर अपने मॉडरेट इनकम का हिस्सा ही स्पेंड करता है। जो स्मोकर्स हैं अगर इनका प्राइस इंक्रीज होता है तो इसकी वो कंजम्पशन समवट रिड्यूस कर पाएंगे या इसको स्विच ऑन कर देंगे और कोई नारकोटिक्स पे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट आता है दैट इज सोप। देखो सोप की मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, डिमांड प्रोपोर्शनेटली प्राइस की तरह चेंज होती है। जो ये है एक नॉर्मल गुड है, इसके मैनी सब्स्टिट्यूट्स हैं, इसके जो कंज्यूमर अपनी इनकम का जो पोर्शन स्पेंड करता है वो मॉडरेट होता है। इवन कंज्यूमर स्विच ऑन कर सकता है कि एक सोप के बजाय वो दूसरे सोप की कंपनी पे जा सकता है या उसकी यूसेज को रिड्यूस कर सकता है। जो लास्ट हमारा प्रोडक्ट है दैट इज आइसक्रीम। देखो आइसक्रीम की इलास्टिक डिमांड हाई होती है, इसकी डिमांड सिग्निफिकेंटली चेंज करती है अगर इसका प्राइस चेंज होता है, क्योंकि बेसिकली ये एक तरीके का लग्जरी गुड है जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। कंज्यूमर अपनी इनकम का लार्ज पोर्शन इस पे स्पेंड ऑन करता है। कंज्यूमर स्विच कर सकता है अदर प्रोडक्ट के या इसकी कंजम्पशन को डिक्रीज करता है अगर इसका प्राइस राइज होता है। सो इससे हमारा टॉपिक नंबर 8 कंप्लीट होता है। होप सो आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। सो कल मैं आपको नेक्स्ट अपनी 4th क्लास के साथ लेके आऊँगा। सो थैंक यू फॉर द डे।